अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। वंस अगेन वी आर लाइव विद यू टिल 11 AM। जिंदगी में कई वाकयात हमें हिलाकर रख देते हैं, आइदर फॉर द गुड और द बैड, लेकिन कभी कभार इनसे संभलने के लिए जितना वक्त हमें दरकार होता है शायद उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और उस दौरान हम कई दफ़ा समझते हैं कि हमारी कोई प्रोग्रेस या कोई हीलिंग नहीं हो पा रही। तो आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के नाम जिनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के किसी ऐसे वाक़ये ने उनको उनके पाथ से हटा दिया है, अपने गोल से दूर कर दिया है और इस सेटबैक और फेलियर के बाद वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस सफ़र पे निकलते हैं आगे तो कई दफ़ा आप ये महसूस करते हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, यानी समटाइम्स यू फील दैट आपकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि वही तकलीफ आप रोज़ाना महसूस करते हैं, अपने दिल को बहलाते हैं, चीज़ों की बेहतरी की तरफ, तशक्कुर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को इस ज़ाविये से देखें कि जो भी कुछ हुआ है वो हमारी बेहतरी के लिए हुआ है। जाहिर सी बात है किसी तकलीफ़ दे लम्हे में ये महसूस करना, अगर आपने अपने किसी प्यारे को खोया है, अपनी ज़िंदगी के असासे को खोया है, तो ये यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी विद टाइम यू कम टू दैट। आज आपको बताते चलें कि पूरे एक साल पहले आज ही के रोज़ यानी 8 अक्टूबर 2018 को हमने इस सफ़र की यानी आज पाकिस्तान के सफ़र की आपके साथ शुरुआत की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शो को पूरा एक साल हो गया है, लेकिन मुझे आज तक याद है कि जब मैं ये शो शुरू कर रही थी तो 8 अक्टूबर का दिन, क्योंकि 2005 में अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक्स ऑफ ऑल टाइम यानी कुदरती आफतों में एक ऐसा वाक़या जिसमें हम देखते हैं कि शहर के शहर, मोहल्ले के मोहल्ले, कस्बे के कस्बे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। दैट्स वेयर वी सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड एंड वी वांटेड टू रिकॉल दैट। लेकिन हर डिस्ट्रक्शन, हर एंड एक नई बिगनिंग होता है। शायद मैंने आपके साथ ये वाक़या पहले भी शेयर किया था कि मेरी मुलाकात एक बच्ची से हुई जिसने इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में टॉप किया था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीक टू हर और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मोटिवेशन क्या रही, किस चीज़ ने तुम्हें इतना इंस्पायर किया कि यू गिव इट योर ऑल, बिकॉज उसकी ज़िंदगी का नस्बुलैन, उसका एम्बिशन था डॉक्टर बन। तो उसने मुझे बताया एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दैट, क्योंकि हम समझते हैं कि एक वाक़या गुजरा फिर और इतने हादसात, इतनी इवेंट्स होते हैं कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सो शी रिकॉल शी वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम, जबकि 2005 का ये ज़लज़ला, हौलनाक ज़लज़ला आया और ये बच्ची उस वक्त स्कूल में थी। इसकी स्कूल की छत बिल्कुल गिर गई और इसके साथ में शी रिमेंबर्स के हर बेस्ट फ्रेंड वाज सिटिंग जिसको उसने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। अपने बारे में ये बताती है कि जब ये छत गिरी तो उसका एक सरिया इसके जिस्म से आर पार हो गया एंड शी वाज कॉन्शियस, लेकिन शी कुड फील कि जब इसको एयरलिफ्ट किया जा रहा था तो बाकायदा लोग कह रहे थे कि इस बच्ची के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स ने इनको एक तो रेस्क्यू किया, इसको फर्स्ट एड दी और एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आए, that inspired this young girl to go on and become a doctor. I think इस तरह की कई कहानियाँ होंगी जो ज़िंदगी में किसी भी मोड़, किसी भी तकलीफ से जब आप गुजरते हैं तो आपके लिए एक नई शुरुआत को लेके आते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं 2005 में होने वाले इसी ज़लज़ले से जो तबाहकारी आई थी और उसके बाद हमने देखा कि दोबारा अपनी हिम्मत से, अपने जोश से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को दोबारा खड़ा कैसे किया। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। 8 अक्टूबर सन 2005 सुबह 8:50 और 39 सेकंड। आज़ाद कश्मीर में ज़मीन क्या हिली, जिंदगी सहम गई। हज़ारों घर, स्कूल, कॉलेजेस ज़मीन में धंस गए। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाज़िर। हर तरफ लाशें और जख्मी बिखरे पड़े थे। इस्लामाबाद का मारगला टावर पे ज़लज़ले की नज़र हुआ। ज़लज़ले में 90,000 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। इससे बड़ी तादाद में जख्मी अस्पतालों तक जा पहुँचे।
जी, ये तकलीफ थे वाक़या जिसके बाद ज़िंदगी को दोबारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहरहाल हर इस तरह की आफत, हर इस तरह की कुदरती जो हमारे सामने क्राइसिस आता है, उससे एक दफ़ा फिर हमें मेरे ख्याल में इस लम्हे की, इस प्रेजेंट मोमेंट की कदर चाहिए। यू नेवर नो व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि अपनी इमेजिनेशन को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब कुछ भी हो सकता है तो क्यों ना ये सोचें कि हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए, हमारे मुनाफे के लिए, हमारे नफ़े के लिए अच्छी होगी। लेकिन बहरहाल जी, ऐसे किसी भी सेटबैक से अपने आप को दोबारा खड़ा करना मुश्किल होता है। हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कुछ मुतासरीन से आपकी बात भी करवाएं और देखें कि आफ्टर द कोर्स ऑफ 14 ईयर्स वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त ट्रैवल मार्ट, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का इनेकाद किया गया है, जो कि हर साल होता है। इट्स एन एनुअल इवेंट और इस दफ़ा भी ये आज के रोज़ यानी 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगा। अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे पास लॉजिस्टिकल एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जब आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहें, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसमें रवाबित बनाने की, कोलैबोरेशंस करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सिर्फ ख़ास एरियाज़ को ही इसमें टारगेट नहीं किया गया, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हम देख सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स एंड अदर कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, डू पार्टिसिपेट हियर। इसमें बहुत सारी एयरलाइंस, होटल्स, बिजनेसेस, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री आपको बड़े एक्टिव नजर आएंगे। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे हमारे दो खास मेहमानों से भी, जो कि बिलखुसूस पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट के लिए इस्लामाबाद फ्लाए हैं कराची। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैंने ब्रेक पे जाने से आपको पहले बताया था कि जी पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, जो कि 2017 से रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस दफ़ा इसका तीसरा एडिशन कराची एक्सपो सेंटर में दोबारा शुरू हो चुका है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पाकिस्तान के बेहतरीन ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से जो मुंसलिक लोग हैं, इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकेंगे पाकिस्तान के बिगेस्ट हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स को, लॉजिस्टिक्स को, एयरलाइंस को। लेकिन इसके साथ साथ दिस इज़ नॉट जस्ट इनवर्ड लुकिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट है और मैं अपने ही एक्सपीरियंस की तरफ अगर देखती हूँ, पाकिस्तान हैज़ अ बिग आउटफ्लो ऑफ टूरिस्ट एज वेल। अब जी ज़रा डॉलर की कीमत बढ़ गई, क्या सूरत हाल होगी ये बाद में देखेंगे, लेकिन वी नो दैट वी आर अ बिग पॉपुलेशन की एक बड़ी तादाद के पास पासपोर्ट्स मौजूद हैं। लोग काम के गर्ज से, घूमने फिरने के गर्ज से मुल्क से बाहर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के 10 बड़े यानी सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना, सबसे ज़्यादा क्रेडिबल टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसमें कुछ पाकिस्तानी इनिशिएटिव्स भी हैं, तो आपके लिए कोलैबोरेशंस करने का मौका बनता है। जिस तरह के हमने देखा कि इस साल और गुज़िश्ता साल बाकू एक बड़ी पॉपुलर पाकिस्तानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के आया, जहाँ पे ईज़ ऑफ गोइंग यानी कनेक्टिविटी भी बेहतरीन थी, वीज़ा मिलना भी आसान था। इस तरह के जो सिम्पोजियम्स होते हैं पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट जैसे, ये ऐसी कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देने में, लोगों के ताल्लुकात को मजबूत करने में बहुत अच्छी साबित होती है, मुआविन साबित होती हैं। कराची को जैसे दर्जा दिया गया है ट्विन सिस्टर सिटी का विद अ लॉट ऑफ सिटी, सो लाइक वाइज आपके जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं वो कुछ शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस बना सकते हैं विद इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स। सो दोज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि 2 मेहमान जो स्पेशली आए हैं जी फ्रॉम इस्लामाबाद टू पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, और इनका ताल्लुक सरीना होटल से है। सरीना की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन टूरिस्ट लोकेशंस, इसके अलावा बड़े शहरों की बात की जाए तो फैसलाबाद, क्वेटा एंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी आज फैसल कयूम खान एंड हुसैन उडवानी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फैसल, सबसे पहले बिकॉज दिस इज द 3rd ईयर एंड वी नो दैट सरीना हैज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट, क्या फ़ायदा, किस तरह आपने इस सिम्पोजियम को, PTM को ग्रो करते हुए देखा इन द लास्ट 3 ईयर्स? अगर हम इसको 2017 में देखें, जब ये लॉन्च हुई थी, तो the participation from local community as well as the foreign community was about 15 countries they participated, but that was the first initiative where public and private partnership जो है उसका इनकाद जो है वो एक लोकेशन पे हुआ था। इस सारे इनिशिएटिव में डेफिनेटली पब्लिक पार्टनरशिप का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव था, बट जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसकी सपोर्ट ज़्यादा थी,
क्योंकि अगर देखा जाए किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है उसमें टूरिज़्म जो है वो इस वक्त दुनिया में 60-65% जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और बीइंग पाकिस्तान एज अ कंट्री, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना है कि इन 3 सालों में हमने क्या पाया है ओवरऑल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नेशन के इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है अगले 5 साल या 10 साल के लिए। सो इन 3 सालों में जो चीज़ मैं ग्रोथ देख रहा हूँ ये है कि बाहर की दुनिया को ये एक मैसेज मिला है कि पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ पे आपको बहुत सी लोकेशंस, बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमर्जिंग मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। और बेसिकली टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारे मुल्क में जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, सहरा से लेकर समंदर और समंदर से दरिया और नखलिस्तान और उसके साथ साथ हाईएस्ट पीक्स जो हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर इसी बात को मैं आगे लेके जाऊँ हुसैन, आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं बीइंग अ मार्केटिंग गुरु? डू यू फील कि हम पिछले 5 सालों में जो आप ट्रेंड्स देख पाए हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म तो पाकिस्तान में बड़ा ही है, मैं देख रही हूँ कि बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान के अपने लोगों का नॉर्दर्न एरियाज को, सीनिक लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का। तो दिस ट्रेंड व्हाट इज इट पॉइंटिंग टूवर्ड्स? आने वाले सालों में आप इसको ग्रो होता हुआ कैसे देख रहे हैं? अगर हम पाकिस्तान की टूरिज़म की बात करें, जिस तरह फैसल साहब ने कहा, वी हैव एवरीथिंग माशाल्लाह, वी आर ब्लेस्ड कंट्री। हमें सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को और हमारे अपने लोगों को हमारी प्रोडक्ट सही से पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है। अगर हम एक सिंपल एक हाउस होल्ड की बात लेते हैं, वो चाहता है गिलगित जाना, इस वक्त उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि वो किस तरह से गिलगित प्लान कैसे करें। सही सही। तो जब तक हम इस तरह के ट्रैवल मार्ट्स नहीं करेंगे, जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे लोग आएँ, तमाम होटल्स को एक्सप्लोर करें, तमाम टूर ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर करें अंडर वन रूफ, क्योंकि ऑल्सो आई फील कि कुछ डेस्टिनेशंस बहुत पॉपुलर हो गई, जैसे गिलगित, हुंजा की अगर बात की जाए, केपी के कुछ इलाकों की बात की जाए, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दिस सिंपोजियम, दिस ट्रैवल मार्ट इज हैपनिंग इन कराची, बिकॉज मुझे लगता है कि पंजाब, केपी बहुत ज़्यादा इन डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करता है, वहाँ ट्रेंड है जी ड्राइव ऑफ करने का, रोड ट्रिप्स लेने का, लेकिन बलूचिस्तान एंड सिंध सीम टू बी अ लिटिल कट ऑफ, सो इट्स गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। आप क्या कहेंगे फैसल के? एक तो ये चीज़ बढ़ी कि हमारा लोकल टूरिज्म बढ़ रहा है, दिस ट्रैवल मार्ट अगर आप पाकिस्तान में डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको हेल्प करेगा। बीइंग वन ऑफ द जायंट्स इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इन पाकिस्तान, जो टूरिज्म ऑपरेटर्स दुनिया के बड़े बड़े नाम अट्रैक्ट करके पीटीएम पाकिस्तान लेके आया है, उनके साथ आप पॉसिबली कोई कोलैबोरेशंस देख रहे हैं? जिस तरह हम कहते हैं सिस्टर सिटीज़ का दर्जा दिया जाता है, सम प्रॉपर्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो आपकी प्रिफर्ड हो, जो आप यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जो टूरिस्ट जा रहा है उनको रेकमेंड करना चाहें? इससे पहले आई थिंक सो हमें एक चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो ये है कि एज अ गवर्नमेंट लेवल हमें क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फेडरल लेवल के ऊपर जो कि प्रोविंसेस को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तान, बाहर जाके भी प्रोजेक्ट करने के लिए और विद इन द कंट्री। ऑन पीटीएम लेवल, यस, as a Pakistan we are presenting our destinations to the outer world। इस दफ़ा 25 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस, होटल्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो इस ट्रैवल मार्ट में आ रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करते हैं, नॉट इन एज अ पाकिस्तान जो है वो कंबाइनली जो है इसको प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ कंट्री। एक जो रद्दो बदल आया है, अच्छा है बुरा है, ये वी लीव द व्यूअर्स टू जज इट, बल्कि आप इंडस्ट्री में आप भी बताइएगा। 18वीं तरमीम के बाद टूरिज्म हैज़ बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सूबाई के बजाय यानी वफाकी के बजाय एक सूबाई सब्जेक्ट है। हम पूरी दुनिया में जो ट्रैवल मार्ट्स होते हैं वो बहैसियत मुल्क के वहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान पवेलियन लें आप और उसके अंदर मुख्तलिफ डेस्टिनेशन सिखाएं, इट्स फाइन, लेकिन केपी अलग, पंजाब अलग, सिंध अलग किसी भी इंटरनेशनल टूरिज्म सिंपोजियम में अपने लिए रिप्रेजेंटेशन, अपने लिए सिंपोजियम, अपने लिए पैनल नहीं ले सकता। इसकी कॉग्निजेंस आपको लगता है फेडरल लेवल पे है? क्या इस पर तवज्जो दी जा रही है कि अब सारे नहीं तो 3-4 बड़े लैंडमार्क इवेंट्स जो इंटरनेशनली होते हैं उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर हो? आई थिंक सो
एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है 2020 जो इस वक्त दुबई में जो एक्सपो का प्लान हो रहा है, इसमें फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान एज अ कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू बी जॉइंट। बट हमें इससे ज़्यादा देखना होगा पाकिस्तान की प्रोजेक्शन के लिए, अपने टूरिज्म की प्रोजेक्शन के लिए, कि लोगों को ये मैसेज मिले कि आर डेस्टिनेशंस आर एट द मोमेंट डेस्टिनेशन वेयर यू कैन कम एंड एक्सप्लोर मोर। अगर आप छोटे से छोटे कंट्री को देख लें, नेपाल को देख लें, कि वहाँ पे जो इस वक्त इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है आपकी टूरिज्म सेक्टर से ज़्यादा मूव होती है। श्रीलंका के तो हमसे काफ़ी मुमासलत है, जिस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी ही तरह एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म प्लेग देम फॉर 20 years, लेकिन अपने आप को बाउंस बैक कराना, दुनिया में एक अपना एक पॉजिटिव रुख दिखाना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, दे हैव बीन एबल टू डू इट। हुसैन, बाकू वाज नोवेयर ऑन द हमारे रडार पे अचानक से उभरा एंड एवरीबडी इज गोइंग देयर। अच्छा, एक जो तस्वुर था आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैव वेरी फ्यू ऑप्शंस, हमें यानी कहीं का भी वीज़ा लेना जाना हमारे लिए मुश्किल है। इस ट्रैवल मार्ट के तनाजुर में बताएगा कि क्या हमारी नई डेस्टिनेशंस भी उभर के आई हैं दैट वेलकम पाकिस्तानीज, दैट आर इजी कन्वीनियंट डेस्टिनेशंस, क्योंकि लाइफस्टाइल्स इतने बिजी हैं, लोग मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में प्लान करना चाहते हैं छुट्टी, ये नहीं कि भाई उसके लिए 6 महीने पहले प्लानिंग की जाए। मैं तो चाहूँगा आउटबाउंड से ज़्यादा इनबाउंड हो पाकिस्तान में, एंड अगर हमारे लोग अपनी ही जगहों को एक्सप्लोर कर लें पहले। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं कि यार हमें लेट्स से टर्की जाना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें नलतर जाना है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान ओनली, अगर हम उन्हीं जगह को, जो बात हो रही है, जो इसका मकसद है पीटीएम का, उसको सही से अगर हम पोर्ट्रे कर दें, हमारे लोगों को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान में ये जगहें हैं एंड हाउ वी कैन रीच दैट एरिया, तो आई एम श्योर कि जो है वो कोई भी पाकिस्तानी कहीं पे दुनिया में बाहर नहीं जाना चाहेगा, वो अपनी ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो अच्छा, इसका फिर दूसरा एंगल एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब पूरी दुनिया में लोग इतने बिजी होने लगे हैं कि जब आपके पास छोटी सी छुट्टी आती है तो आप नहीं चाहते कि आप ट्रैवल उस तरह से करें कि आप झटपट फ्लाइट्स पकड़ें, फिर वहाँ पे भी जाके आप टूरिस्ट स्पॉट्स ही को देखें, फिर झटपट फ्लाइट लेके वापस आए और काम में लग जाएं। तो पीपल वांट टू जस्ट हैव अ रिलैक्सिंग वेकेशन। वैसे एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया भर में आया स्टेकेशन के नाम में, जिसमें लोग कहते हैं कि जी अपने शहर से भी बाहर नहीं निकलना, कोई बेहतरीन आसान सी लग्जरी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो जिस पे हम वीकेंड पैकेज बुक करें, एंड आई एम श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ दोस टूरिस्ट एज वेल कि लंबी छुट्टी आई है, कहीं और नहीं जा रहे, इस्लामाबाद सरीना में ही अपनी बुकिंग करा ली। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर मैं सिर्फ कराची शहर में देखती हूँ, all the properties, यानी no new property, no new hotel has been built in the last 30 years. Do you see that changing? ये बदलेगा? वक्त चेंज हो रहा है और ये ज़रूरत है कि हमें इस वक्त नई होटल्स को वेलकम करना चाहिए, बिकॉज इस इंडस्ट्री में 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक, नया होटल अगर आएगा तो एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट भी उस कम्युनिटी में जो है वो ऐड इन होगा, और आपको एक कंपटीशन भी मिलेगा। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन ऑल 4 provinces you have, I think so, not more than 15 hotels and 4 or 5 main brand name who are present there. And we haven't been able to attract international property and resorts to Pakistan. जैसे अगर आप देखें जो थी भी वो भी चली गई, Intercontinental is not there anymore, Marriott is there, Movenpick is there, Sheraton had to leave यानी इतने सालों के बाद। तो ये वो बड़े बड़े नाम हैं, but we hope inshallah things will change. Hussain, any last words before we head for a break? कि आप लोगों को खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि Serena is there for the 3rd year, आज भी बड़े बड़े नाम, I'm seeing Jahangir Khan is going to be at the Serena Pavilion at PTM. इसके अलावा लोगों के लिए क्या attraction है, what can they do, and you know why should you encourage them to come to PTM? The people should come to explore Pakistan under one roof. Wonderful. That's basically the idea. They can meet all the tour operators, they can meet all the hotels, all the airlines. उनको जो अपना टूर प्लान करना है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको अपने कॉन्फ्रेंसेस प्लान करने हैं, सो दे डोंट हैव टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी होटल इंडिविजुअली, वो इस जगह पर आएंगे एंड दे विल फाइंड इट ऑल। सही। अगर हम दुनिया में देखें 2019 की जो रिसर्च है, $1700 बिलियन खर्च हुए हैं रिजर्वेशंस पे। वाओ। एंड
इस तरह की अगर हम ट्रैवल मार्ट्स और एक्सपोज करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो आई एम श्योर कि जिस तरह अभी हम सुन रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बाकू के पीछे पड़ी है, कुछ टाइम पहले टर्की के पीछे पड़ी थी, हाँ जी। हम दुनिया में देखेंगे कि लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े। I think that is the dream. Thank you so much, Inshallah. Hussain Thank and you. Thank Faisal, you. for being Thank you. here. Once again, जी 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक entire Pakistani tourist and tourism industry is present at the Karachi Expo Center. अगर आप कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, मजीद जानना चाहते हैं, और बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स बहुत सारे हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है उन जगहों को एक्सप्लोर करने की जो पाकिस्तान के ट्रेजर्स हैं। सो मेक श्योर दैट यू मेक योर वे टू द PTM एंड फाइंड आउट व्हाट ऑल देयर इज टू बी ऑफर्ड। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है और घर में बहुत चंद लोग हैं, सारे लोग अब काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है ग्रोसरीज करना, रोज़ाना कुकिंग करना, थकन भी तो हो जाती है। कराची की अगर बात करें, बड़े शहरों की बात करें, एक घंटा तो आपको ऑफिस से घर जाने की ट्रैफिक में लग जाता है। तो इफ़ यू रियली वांट टू जस्ट रिलैक्स और आपका कुकिंग करने का मूड नहीं है, तो फिर आप फूड पांडा को कॉल कीजिए और अपने लिए खाना मंगाइए। ये 1 सितंबर से लेके पूरे महीने तक, मेरे ख्याल में अब तो अक्टूबर शुरू हो गया, मुझे ये नहीं पता कि ये पॉसिबल है भी या नहीं, लेकिन कि अभी तक ये कैंपेन चल रही है या नहीं, लेकिन 1 सितंबर से ये ऑनवर्ड्स है। लेकिन उन्होंने लिखा है 1 महीने के लिए वैलिड है। मुझे बताया जा रहा है कि ये अभी भी चल रही है। सो यू प्लीज गो अहेड एंड कॉल फूड पांडा, और इसके अंदर है जी आपका ये कैंपेन कि आप जरूर अपने लिए कन्वीनियंट कीजिए चीज़ों को, खाना ना पकाइए और फौरन जाके फूड पांडा से ऑर्डर कर लें अपना खाना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, खाने के अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं ज़माने में, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। वो है जी हमारी अपनी लुक्स एंड स्टफ, और उसमें एक बड़ा मसला जो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप वक्त गुजरता जाता है, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, तो आपको हो सकता है झाइयाँ हो जाए। दीज आर लाइक ब्लैक स्पॉट्स दैट कम इन। इसके बारे में आम तासुर ये है कि एक दफ़ा अगर चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई तो फिर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और फिर आप लाख जतन करते हैं, कभी कभार आप अपनी सिचुएशन को और बुरा कर लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने कोई पीलिंग करवा ली, कोई अगर आपने उसके ऊपर फेशियल्स करवा लिए, तो इनको सही करने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन दैट यू नीड। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी जनाब। बड़ा सही आपने बताया कि जी ये जो झाइयाँ हैं ये अपनी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल से बहुत आराम से कवर हो सकती हैं। अच्छा, एक बड़ा मिथ भी है कि जी झाइयाँ एक दफ़ा आ जाती हैं तो जाती नहीं है। अच्छा, इनको मिलाजमा भी कहते हैं, कोलेजमा भी कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स भी कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। ये किस वजह से होती है? देखिए, हमने अगर इनके नाम अलग अलग हैं, कंडीशंस अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कुछ को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है ना, अगर आपका थायराइड वगैरह है, या अगर इवन आपका PCOS सिचुएशन है, उसमें आ जाती हैं। बिल्कुल आ जाती हैं। तो यानी इज दैट, यानी दैट्स नॉट अ ब्लड डेफिशिएंसी। बिल्कुल, ये क्या है? क्या 5 मेजर रीजंस है। एक तो आप एनेमिक है, आयरन डिफिशिएंसी है। सेकंड, आपका सनशर बहुत ज़्यादा है। थर्ड, आपने जो हार्मोनल बताया ना, प्रेगनेंसी में होता है, प्रेगनेंसी में एनहांस हो जाता है सम टाइम, क्योंकि आपके ईस्ट्रोजन्स वगैरह लेवल ज़्यादा होते हैं। फोर्थ होता है, अगर बहुत सारी लड़कियां गलत किस्म का मेकअप यूज़ करती हैं, बहुत सारा कोई अच्छा लगा कॉस्मेटिक बहुत सारा ख़रीद लिया, तो एक्सपायर्ड लगाए जा रही हैं, फाउंडेशन, फेस पाउडर, वॉट, तो उससे होता है। चौथी चीज़, हमारे एक ट्रेंड चला है 4, अभी तक इतना हम लोगों ने टेलीविजन पे बताया कि 4 क्रीमें मिला के और लड़कियां वो लगाती हैं, खुद ही अपना नुस्खा जो बना लेती हैं, नुस्खा बनाती हैं, और वो कोई कहीं से बनाती हैं। अब देखिए, मैं इसमें नहीं कहूँगा, इसमें होता क्या, आई वांट टू नो कि अगर मैं देखूं उन दवाइयों में जी, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें ब्लीच होती है, उसमें कोई ना कोई इस तरह की हार्मफुल मर्क्यूरी वाली चीजें होती हैं, तो जब आप लगाते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि साइंटिफिकली होता क्या है। इंटेंशन तो ये है कि हम बड़े गोरे हो जाएंगे, हाँ। तो वो एक जगह पे जाके आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन का इतने डिपॉजिट्स कैसे कर देती है कि झाई बन जाए? झाई बन जाए। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सारी चीजें वो भी सही नहीं है, मगर एक चीज होता है कॉन्टेंट बेटनोवेट क्रीम, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको डॉक्टर एक सर्टेन टाइम पे आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी आपको कोई लेजन हो गई है, कोई ब्लेमिशेस है बॉडी के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। और वो एक मतलब जेनेरिक नेम है इसका, लेकिन आई एम सॉरी, बेटनोवेट
ग्रेट, मैं इस पे अभी मेरा अगला सेगमेंट पूरा इसी जी। बात पे सेल्फ मेडिकेशन की। हाँ। ओवर द काउंटर मिल रही है, फ्रॉम टो फंगस हाँ, टू पिंपल्स, आप हर चीज पे उंडेल रहे हैं और उसके बाद आपका उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं, डॉक्टर देता है तो आपको कहता है 3 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 1 हफ्ता लगाओ, और किस लेशन पे लगाओ। जी, और बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट, मैं बड़ा हैरान, पढ़ी लिखी लड़कियां, लड़के इवन समझदार, पिंपल होता है, मैं तो बेटनोवेट लगाती हूँ, एक्ने गायब हो जाती है। ठीक है, मैं हैरान, मैंने कहा बेटनोवेट क्यों लगाती है? तो मैंने कहा देखिए, अगर आपके घर में मच्छर हैं तो आप स्प्रे करेंगे तो भी चले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है। अगर आप बॉम्ब फेंकेंगे तो मच्छर तो जाएंगे मगर इवेंचुअली आपका घर भी चला जी, जाएगा। बिल्कुल। तो आप बेटनोवेट क्रीम जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। हाँ। ठीक है, जब आपको कोई एक्जिमा होता है, कोई डर्मेटाइटिस होता है, यहाँ पे आपके लड़कियां अक्सर होता है कि वो कीलाइटिस एक चीज होती है, या फिर अक्सर गर्मियों में लड़कियां किचन में होती हैं, काम करती हैं, तो पसीना, वो थोड़ा किचन में काम कर रही होती है तो थोड़ा यूं पसीना थोड़ा सा साफ रब करने करती है, की तो आदत है। उनके फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। उसके साथ आप माइल्ड फॉर्म में कभी कभी सिवियर हो जाए तो आप बेटनोवेट ऐड करते हैं फॉर 3-4 डेज। ओके, खुरम, जी, मुझे ये भी जी। बताएगा कि जो हम झाइयों का जिक्र करते हैं उसमें कुछ कॉमन लोकेशंस हैं। नंबर 1, जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी में होने वाली झाइयों में अक्सर खवातीन कंप्लेन करती है कि गर्दन का रंग बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल। गर्दन अलग से काली हो जाती है। अलावा हम देखते हैं कि आपकी चीक बोन्स पे, माथे पे आता है। बिल्कुल, फिर जी। इसके अलावा जो हम एक वियर्ड सी हमने चीज देखी है कि अक्सर लड़कियों की डिस्कलरेशन होती है अराउंड द माउथ। अराउंड द माउथ, ये इनमें अलग अलग ये टाइप्स हैं, इनके बिल्कुल। ट्रीटमेंट्स भी अलग होते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं चीक्स पे आती है, ये बटरफ्लाई रैश होती है, Okay. जैसे तितली बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो कॉमन होता है नेक पे, वो थोड़ा सा, अगर आप डायबिटिक हैं और आपके अंदर थोड़ा सा ओबेसिटी की Tendency है। थोड़ा मोटापा है, तो टेंडेंसी है, तो आपको ज्यादा होगा, ठीक है, सही। या आपको स्वेटिंग एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड अगर चीज यहाँ पे है तो आपको हार्मोन्स का इशू मेजर होता है, और ये आमतौर पे जो बटरफ्लाई रैश होती है ये मर्दों में भी बहुत कॉमन है, सही। क्योंकि वो सैलून जाते हैं और वो उनको नाई कहता है कि आप इतना मोटरसाइकिल चलाते हैं, मिट्टी में जाते हैं, तो मैं आपको ऐसा फेशियल करता हूँ कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जिसको जाएगा। हम कहते हैं रेगमार फेशियल। हाँ, है ना? और वो बेचारे लड़कों के करते हैं, 3-4 दिन उनको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि तुम तो बिल्कुल गोरे हो गए, तुम तो बहुत अच्छे हो गए, और चौथे 5वें दिन, क्योंकि उसके अंदर शदीद अल्कोहल भी होता है, मर्करी भी होती है, तो वो एकदम से बिल्कुल टैंड और काली स्किन हो जाती है और बिल्कुल ट्विंकल्ड। आप एक चीज नोट करें कि अक्सर जो हम बहुत अपने साथ कुछ एक्सट्रीम करते हैं और ये बहुत मिस्टेक होती है, हमारे यहाँ कॉमनली सैलॉन्स में किया जाता है कि ये जो वाइटनिंग फेशियल है उसके अंदर आपकी पहले तो वो स्किन पॉलिश कर देते हैं, ब्लीच किया होता है उसी फेस को, इतनी स्किन सेंसिटिव है, उसी के ऊपर आपने फिर एक्सफोलिएशन यानी हार्ड किस्म का आपने स्क्रब कर दिया। तो वो जो आप बात कर रहे हैं खुर्रम, शुरू में आपका बड़ा चीक्स पिंक होते हैं, तो लोग कहा जाता है कि बड़े ग्लो आ गया है, आप देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, हाँ। फिर वही पिंक आहिस्ता आहिस्ता काला पड़ जाता है। मरून होता है फिर काला होता है। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक तो स्क्रबिंग का या एक्सफोलिएशन का ये लोगों को समझते हैं, जब तक कोई चीज रगड़ वाली नहीं आएगी ना, वो तो चेहरा हमने मांझा ही नहीं, ठीक है। तो वो कभी जितना आप जेंटल होंगे ना, हाँ। जैसे बेबी स्किन, जैसे बच्चों को आप जैसे हैंडल करते सही। हैं, उसी तरह चेहरे की जल्द को। अच्छा, सेकंड चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए सैलून उनका अपना काम है, वो बड़ा ज़बरदस्त आपका हेयर डाई करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, स्ट्रीकिंग करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे, मगर अगर आप उनके ऊपर डाल दें कि जी आप मुझे दवाई लिख दें, दवाई सिर्फ ये खाना या लगाना, वो आपकी पूरी बॉडी में पेनिट्रेट करती है। अच्छा, कोई आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ये नहीं कि मेरी कोई अगर आपको लाइफ लाइन हटानी है या कोई रिंकल हटाना है तो, या कोई रंग गोरा करना है तो आपने कहीं भी लगा दिया। कॉमन मिस्टेक जो खुर्रम जी, लोग कर रहे हैं, जी। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन, इसको हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसे ट्रांसलेट किया है कि लोगों को, खास तौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा ये पेनफुल प्रोसीजर बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ये आपके अपने लिए। इसमें अनाड़ी लोग, बिजनेसमैन, मनी मेकर्स, सब लोग इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, और ख़ास तौर पे किसी ऐसे फेशियल से जिसमें नीडलिंग की जा रही है, आप क्या कहेंगे? एक तो उसमें मुझे तो सबसे पहले डर लगता है इन्फेक्शन का, और फिर उसके बाद झाइयाँ हमने देखा है बिल्कुल बहुत सही बढ़ती कह रहे हैं। हैं। देखिए, एक तो आप कभी भी इस तरह की जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते जी। हैं, वो कभी भी आप डॉक्टर के, एक तो डॉक्टर्स भी इस तरह करते हैं बहुत सारे, मगर आपको डॉक्टर के बगैर तो आपको इन्वेजिव प्रोसीजर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस के, एड्स के ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर आप नीडलिंग करते हैं, ये आपके ये तमाम नर्व्स का और तमाम कैपिलरीज का एक जाल फैला हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक लड़की ने आके बताया कि जी बड़ा एक रिनाउंड सैलून है और खातून है, और उनका जी उन्होंने मुझे दुबई उनको जाना था, जो भी मुझे भी कहती हैं आगे सर, तो उन्होंने क्या किया कि आपको मैं 20 का एक
पैक दे रही हूँ, 2 तो मैं अभी अपनी वो जो साथ में मसाज करती है लड़की उससे लगवा देती हूँ, ठीक है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन में एक बात बता रहा हूँ आपको झाइयों के लिए, और बाकी पैक आप घर ले जाएं कि मासी से किसी से बहन लगवा किसी से भी लें। लगवा ले। Oh मैं तो God. हैरान हो गया, मैंने कहा कि देखिए। अच्छा, वैसे दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग डॉक्टर, जी, थैंक यू सो मच खुर्रम जी, फॉर बीइंग जी। हियर एंड हाईलाइटिंग। हम देखें इस प्लेटफॉर्म से हमने आपको जेनेरिक इसके सॉल्यूशंस इसलिए नहीं दिए बिकॉज वी बिलीव कि आप डॉक्टर खुर्रम का आपके सामने नंबर चल रहा है, प्लीज कंसल्ट हिम बिकॉज ही इज समवन हु इज क्वालिफाइड टू एटलीस्ट हेल्प यू आउट। और जेनेरिकली हम सिर्फ टेलीफोन पे आपको कोई दवाई नहीं बता रहे, लेकिन आज इस बहुत ही अहम इशू को उठाने का मकसद ये था कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर सैलून में लेजर्स भी हो रहे हैं जी, नीडलिंग भी हो रही है और वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं, खुदारा अपनी जिंदगी के साथ, अपने चेहरे के साथ ना के लिए, सबसे बढ़कर अपनी सेहत के साथ ना के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। झटपट खाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप पूरे दिन की थकन के बाद वापस आए हैं एंड यू डोंट वांट टू गो इनटू द किचन, यू डोंट वांट टू बाय ग्रोसरीज, तो आप बड़ी आसानी से फूड पांडा पे एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है जी, रेस्टोरेंट्स की, क्यूजीन्स की, यू कैन ईजिली ऑर्डर एंड एन्जॉय इट। तो आज इसी बात से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ख़ास तौर पर जब कन्वीनियंस की बात की जाती है। कुछ इश्यूज़ में हमारे पास कन्वीनियंस नहीं होती, अल्लाह ताला अपने ख़ास लोगों को कुछ ख़ास सिचुएशन से गुजारता है एंड आई ऑलवेज़ फील कि देयर इज़ अ डिवाइन प्लान एंड एक्शन। और अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में अगर हम बात करें, इनका एक इकोसिस्टम मौजूद है, अर्ली इंटरवेंशंस मौजूद हैं। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे डाउन सिंड्रोम के हवाले से, विच इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, और अब देखा ये जा रहा है कि इसकी जो रेलेवेंस है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है, इसकी जो अपीयरेंस है हमारे माशरे में भी, दुनिया भर की फैमिलीज़ में वो बढ़ती चली जा रही है। देयरफॉर वी नीड अ सपोर्ट सिस्टम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फैमिली में जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, और आयशा के पेरेंट्स भी हमारे पास आए हैं एंड द पीपल हु आर हेल्पिंग हर अचीव हर माइलस्टोन्स विद अ लॉट ऑफ ईज। तो सबसे तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हसन एंड मारिया हु आर आयशा's पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ मौजूद हैं समर और सामिया हु आर बोथ फ्रॉम द कराची डाउन सिंड्रोम सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर समर आपसे बातचीत शुरू करूं, आयशा जैसे बहुत सारे बच्चे और मारिया और हसन जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। थोड़ा सा हमारे वो पेरेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं, दे रियलाइज दैट दे हैव अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हु रिक्वायर्स अर्ली इंटरवेंशन, उनको आप क्या कहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप एंड नेटवर्क आर यू? Okay. So Karachi Down Syndrome program started out in 2014. हमारा मकसद ये है कि as many holistic services for individuals with Down syndrome हम provide कर सकें, हम provide करते हैं, be it healthcare, be it education, be it early intervention, be it awareness in society, be it enrichment for these individuals, or be it family support. So one of the founding things about KDSP is कि हम लोग we started out as a support group. कि कुछ पेरेंट्स थे जिनके पास बच्चे थे डाउन सिंड्रोम के साथ, एंड दे ऑल गॉट टुगेदर एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट the absence of services in the country. Right. So that's how KDSP started. So jab family support is the premise for KDSP, we wish ke jitni bhi families who have children with Down syndrome in the city can reach out to us in any way whatsoever. We have about मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट आपको चाहिए होती है, जैसे सामिया हमारे पास हैं हु इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, सो शी अलाउज। हम आपको बताते चलें कि एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें बच्चे का जो लर्निंग कर्व होता है, जो उसके माइलस्टोन्स होते हैं, वो थोड़े डिलेड होते हैं, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स की मेहनत से, ऐसे सपोर्ट ग्रुप और फैसिलिटीज़ की मेहनत से ये बच्चे अपनी इस कमी को, या कमी तो नहीं कहना चाहिए, इस कंडीशन को एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली बिकम ग्रेट लर्नर्स। और अब तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि पीपल हु वो बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम आर ऑल्सो रनिंग बिजनेसेस, वो उतनी ही एक फाल और एक रूबास जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि आप और मैं। मारिया, आपसे पूछना चाहूँगी, आयशा इज़ योर थर्ड चाइल्ड, तो आपको जैसे अक्सर अब तो डाउन सिंड्रोम बच्चे की पैदाइश से पहले डायग्नोस हो जाता है, पता होता है। व्हेन डिड यू फाइंड आउट दैट आयशा कैन परहैप्स सिंड्रोम? बर्थ के 10 मिनट के बाद मुझे डॉक्टर ने बता दिया था, बताया ना, मतलब उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ऐसा है और ऐसा हो सकता है ना। ठीक है। तो बस जब हमें पता चला तो हमें उसके बाद हमने ये सोचा कि ठीक है, जो चीज़ हो गई है अब हो गई है, अब हमें आगे करना क्या है ना। तो डॉक्टर सलमान होते हैं, उन्होंने हमें KDSP के बारे में बताया था। तो फिर हम KDSP आए थे व्हेन शी वाज 3 months ओल्ड ना,
और जब से हमने इसकी सबसे पहले स्टार्ट हमने फिजियोथेरेपी से लिया था, तो उसमें हमें हेल्प ये होती है कि बच्चे माइलस्टोन तो अचीव करते हैं, लेकिन जो डिले होते हैं वो फिर डिले नहीं होते इतने ना, जिसमें आम बच्चे में ये होता है कि हमें पता है ये चल जाएगा तो वो चल जाता है, लेकिन इन बच्चों में होता है कि हाँ हमें पता है ये चलेगा, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, इस तरह का सपोर्ट सिस्टम आपके पास हो बच्चे की, आप फिजियोथेरेपी शुरू कर दें, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो अपने सेशन में भी और घर आके भी करें, तो जो हम समझ रहे हैं कि इस कंडीशन की वजह से माइलस्टोन डिलेड है वो लगभग बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह उसी टाइम पे ज़्यादा 2 महीने का फर्क, कहीं 1 महीने का, हाँ। किसी के, और इट डिपेंड ऑन द मसल टून्स ना, ये सारा मसल टून पे डिपेंड करता है। जितना आपको हमें यहाँ से होमवर्क मिलता है, जितना हम घर पे उस होमवर्क को फॉलो करते हैं हमें रिजल्ट उतनी जल्दी मिलता है, और अगर हम उसको नहीं करते तो ज़ाहिर है वो चीज़ें फिर आप चलती चली जाती है, फिर डिले होती चली जाती है चीज़, ये बात होती है। तो हसन आप क्या कहेंगे, बाकी जो आयशा के दोनों बहन भाई हैं उनके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एंड हाउ डिड यू रिएक्ट जब इसमें, क्योंकि एक अल्लाह ताला ने आप पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ना कि बच्चे पे और मेहनत करनी है। आई थिंक इसमें ज़्यादा हाथ जो है वो मारिया का है, हर डेडिकेशन टू आयशा, गोइंग टू KDSP ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, उसमें बहुत सारी मेहनत की, फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर में एक्सरसाइज करवाना, फिर स्पीच थेरेपी के लिए जाना, तो काफ़ी मेहनत की। उसके बाद माशाल्लाह आयशा हैज़ नाउ ऑलमोस्ट अचीव ऑल हर माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल चाइल्ड। तो आयशा seems like a very jolly, happy go lucky child. स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, शी इज इन इंक्लूसिव सिस्टम माशाल्लाह। और सबसे मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं इस चीज़ में अप्रिशिएट करूंगी KDSP को, कि अभी रिसेंटली हमने इनका IEP डेवलप किया है, जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होता है, तो वो KDSP ने हमें अकेले नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ेगी, कि बच्चे ने स्कूल जब एडमिशन हुआ है उसके बाद भी जो IEP है वो उन्होंने मिलके साथ स्कूल के साथ बैठ के उसको बनाया है और स्कूल को गाइड किया है। तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट बच्चे के लिए चाहिए होती है, जिसमें ऑब्वियसली कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम आपकी हेल्प कर रहा है। समर से हमने जाना कि 2014 से ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, एंड लिटरली इट वाज लाइक, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो ये सारे के सारे पेरेंट्स और लोग जो इसके बारे में एक दर्दमंद दिल रखते थे वो इकट्ठा उन्होंने सोचा कि ये मिसिंग है, लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स फॉर्म अ प्रोग्राम दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स द पेरेंट्स एज वेल। सामिया आप क्या कहेंगी कि 2014 से लेके अब तक कितने जो डाउन सिंड्रोम के कहना चाहिए कि कंडीशन के साथ लोग थे इससे अभी तक मुस्तफीद हो चुके हैं? हाउ मेनी फैमिलीज हैव एक्चुअली बीन एबल टू गेट द सपोर्ट? The correct number I won't be able to give you because Estimated I'm number. basic. Somewhere We have about 1 in 700 individuals is an individual with Down syndrome. Yeah. Across, तो कराची की आबादी को about 20 to 30,000 individuals with Down syndrome must exist. Okay. But for speech therapy, we're giving 90 to 100 sessions in a week, and so there are 100 sessions happening in a week for a child. सही। एंड उसके अंदर जो है बच्चे बोलना सीखते हैं, उसके अंदर हम उनके स्वॉलो पे मतलब खाना निगलने पे काम करते हैं, हम उनके ओरल मसल्स पे काम करते हैं। बच्चा जितना ज़्यादा जल्दी आता है हमारे पास, हमारे लिए उतना आसान हो जाता है काम करना। और आपके पास ये क्वालिफाइड टीम मेंबर्स, अगर जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहें कि इफ दे आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग, हाउ कैन दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम एंड व्हाट आर द एरियाज, खुसूसन आपको किन एरियाज में लोगों की ज़रूरत है? मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं ये पूछने के लिए कि भाई हम सोसाइटी के लिए कारामद रोल भी अदा करना चाहते हैं, साथ साथ हमें कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसका स्कोप बहुत हो। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, आई मीन लुक एट दीज नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग अ लिविंग एंड बीइंग वेरी वेरी यूजफुल टू सोसाइटी। आप स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, एंड आई थिंक जिस तरह समर ने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में इन स्किल सेट्स की डिमांड है। तो अगर आप मुझे कुछ सामिया गाइड करें हमारे उन लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो व्हाट डू दे नीड टू वर्क ऑन? वो किन क्वालिफिकेशंस? I have done my bachelor's from Ziauddin. Okay. So it's a 4-year program. सही। उसके बाद फिर हमारी हाउस जॉब की तरीके की एक चीज़ होती है, स्पीच थेरेपी internship. की बकायदा एक ये प्रोग्राम है, द 4-year प्रोग्राम दैट यू जी, से। अब तो माशाल्लाह से उन्होंने मास्टर्स भी स्टार्ट कर दिया है ज़ियाउद्दीन में। सो हमारा जो इंटर्नशिप होती 4 साल का बैचलर्स है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप है,
जिसके अंदर उनकी प्लेसमेंट्स होती हैं। जैसे अभी हमारे पास ज़ियाउद्दीन से इंटर्न्स आ रहे हैं जिनको हम सुपरवाइज कर रहे हैं, दे आर गिविंग थेरेपी टू द चिल्ड्रन एट KDSP। सो इट्स लाइक अ होल प्रोग्राम फॉर 5 years वेयर यू लर्न कि आपको यू नो विद स्पेशल नीड्स उनके साथ कैसे काम करना है। I have 2 small questions. So समर, ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में अब बात की जा रही है कि जब आप इनको माइलस्टोन्स अचीव करा देते हैं, these kids are independent, इनकी लाइवलीहुड और इनकी सस्टेनेबिलिटी यानी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, पाकिस्तान में आपको लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग फॉरवर्ड हायरिंग पीपल विद डाउन सिंड्रोम? Yes, and we're working to mean it's a journey again, but we have an assistant teacher. हमारी education के अंदर there's an assistant teacher who has Down syndrome. Okay. So They're absolutely capable of living an independent life and carrying on. यानी अगर ये चाहें अपने ऊपर मेहनत करें, इनको सही इकोसिस्टम दिया जाए तो ये डिसेबिलिटी नहीं है. दिस इज़ अ कंडीशन दैट कैन बी मैनेज्ड एंड पीपल कैन मूव फॉरवर्ड. मारिया, हसन, चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर चेंजिंग एंड देयर इज गोइंग टू बी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आयशा. लेकिन आपका अपना क्या ख्वाब है आयशा के लिए? वेयर डू यू वांट टू सी हर? हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और जो कुछ करना चाहती है वो अपने लिए कर सके. आई एम श्योर KDSP बहुत सारा काम कर रहा है. जहाँ एजुकेशन के लिए उन्होंने इतना सारा काम किया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं. And I am hopeful that KDSP will achieve something in this. Absolutely, I think this is such a heartwarming thought to have. हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, इंडिपेंडेंट हों और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अपने ख्वाबों को भी पूरा करें. तो यकीनन इट्स अ लॉन्ग वे फॉर अगर हम अपने माशरे की बात करते हैं, लेकिन ये जर्नी शुरू हो चुकी है. जितना हम देखने वालों को मैं यही कहूँगी कि इफ़ यू गिव देम द राइट सपोर्ट, दे कैन रियली ट्रूली मेक अ डिफरेंस. So thank you once again for being here. We had representatives from the Karachi Down Syndrome program. More power to you. We'll take a short break and we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज का हमारा सब्जेक्ट सेल्फ मेडिकेशन. नीम हकीम वबाले जान कहा जाता है, लेकिन हम अपने साथ ये खिलवाड़ करने से पहले एक से दूसरी दफ़ा भी नहीं सोचते. हमें लगता है कि दुनिया भर में अगर आप बीमार होते हैं और आपकी बीमारी अगर 10 दिन 1 हफ्ते से ज़्यादा तवील होती है तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ. और हमारे यहाँ उल्टा होता है. हमारे यहाँ लोग फ़ौरन एक ख़ास दवाई का नाम लेके जो कि एंटीबायोटिक में शुमार होती है उसका जिक्र करके कहते हैं कि 1 हफ्ते में नहीं गया बुखार, अब मेरे ख्याल में ये तुम शुरू ही कर दो ये वाली दवाई. सो व्हाई आर दीज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सो ईजिली, यानी एक ऐसा वाला मशवरा है ये कि सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर सो जाओ, चाय पी लो. हमने हर चीज़ को बहुत ईजी लिया हुआ है एंड दैट कैन एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स. कभी कभार जब हम पहुँचते हैं एक्चुअल मर्ज़ की तशख़ीस कराने के लिए, या तो वो बहुत एडवांस स्टेज में पहुँच चुका होता है या फिर गलत दवाइयों के इस्तेमाल से हमने उसको बिगाड़ लिया होता है. इसमें एक नफ्सियाती पहलू भी बड़ा अहम है और वो ये कि कुछ लोगों को यानी आपकी जो बीमारी है, जो उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं. यानी वो एक्चुअल बीमारी नहीं है, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन उन सिम्टम्स की तरह से आपके सामने आ रहा है. तो अगर आप वो सिम्टम्स जो एक्चुअली किसी बीमारी से जुड़े हुए नहीं हैं उसके लिए एक्चुअल दवा इस्तेमाल कर रहे होंगे तो दवा का तो साइड इफ़ेक्ट है. ये सवारी भी उसके सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाता है. इस पर आज हम बात करेंगे. हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ज़बरदस्त हैं एंड ऑफ कोर्स दे विल देयर ओन एक्सपीरियंसेस, जो इंसाइट उन्होंने खुद लोगों से बात करके उनके साथ एक्सपीरियंस करके इकट्ठा की है वो आपके सामने रखेंगे. आप भी कॉल करके हमें बताइए कि क्या कभी आपने अपने मर्ज़ को, अपनी बीमारी को मज़ीद तवील किया है, मज़ीद ख़राब किया है सेल्फ मेडिकेशन की वजह से. तो दैट इज़ समथिंग दैट वीड लाइक टू नो टुडे. सबसे पहले मेहमानों से तारुफ. हमारे साथ मौजूद हैं नीलम नाज, माहिर नफ्सियात हैं. थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं somebody who is a very renowned herbalist and of course लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ कोचिंग के हवाले से भी इनका एक बहुत ही अहम किरदार है. हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे राहील. थैंक यू सो मच उम्मे फॉर बीइंग हियर एज वेल. उम्मे, कितना कॉमन देखती हैं ख़वातीन को, मर्द हजरात को, उसमें बड़े दूसरे कॉम्प्लिकेटेड मसाइल भी हैं कि जी डॉक्टर के पास जाना एक हमें टास्क लगता है. उसमें लगता है कि वक्त लगेगा, इनकन्वीनियंट होगा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिल रहा. चलो जी सुनाई फ़लाने ने कुछ कह दिया और हमें तजवीज़ कर दी दवा और हमने वो लेना शुरू कर दी. ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हैं. और फिर जब हमारे पास केस आता है तो वो बिगड़ चुका होता है. सही. और पहले तो सिर्फ जैसे आपने कहा सर दर्द की बात हो रही है या बुखार
की बात हो रही है, यहाँ तक तो फिर भी चलो बर्दाश्त था। अब हम आते हैं जब थोड़ी सी कंडीशन और ख़राब होती है कि कोई एलर्जी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई फंगस है या कोई स्किन प्रॉब्लम है, उसमें भी उनकी पहले सेल्फ मेडिकेशन होती है कि घर में से ये निकाल के लगा लेते हैं, या हमने सुना था या इसी तरह की कोई चीज़ मेरी दोस्त को थी या किसी को थी तो उसने ये लगाया तो हम भी वही लगा लेते हैं। वही ट्यूब उनको दी गई कि अच्छा ये इससे मैं ठीक हो गई थी, तुम भी ठीक हो जाओगी या हो जाओगे। इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं उनमें, लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभार पुरानी एक्सपायर्ड दवा हमारे यहाँ हम जमा करते हैं लिटरली दवाइयों को, और उसकी एक्सपायरी डेट इस तरह देखते हैं। एक्सपायरी डेट यूजुअली दवाइयों पे ट्यूब पे 3 साल बाद की, 4 साल बाद की लिखी होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसी के साथ एक और छोटा सा सिंबल बना होता है जो मैं अक्सर कहती हूँ कि एक जैसे बॉक्स है, उसका लिड खुला हुआ, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। ये नंबर आमतौर पे 12, 18 या 24 होता है, और इसका कहने का मतलब होता है कि जब ये दवा खुल जाए, जब आप इसको एक दफ़ा इसकी सील को खोल लें तो इसकी एक्सपायरी डेट वो जो नंबर है उतने माह की है। और उस पर भी फिर हम देखते हैं कि टेम्परेचर उसका सही होना, ये नहीं कि धूप में या गंदगी में वो दवाई पड़ी हुई और आप उसको इस्तेमाल कर लें। वी डोंट टेक केयर ऑफ। और जब हम आई वॉश की बात करते हैं या आई ड्रॉप्स की बात करते हैं तो उसको आपने ओपन करने के बाद 1 वीक 10 डेज में खत्म करना, उसके बाद यूज नहीं करना। उसको भी लोग 3-3 महीने 7 बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं खराब हो गई तबीयत, ज़्यादा या कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई है। तो ये बहुत एक ख़तरनाक, अभी मैं नीलम से ये बात करी थी कि एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है कि जब तक उनका केस बिगड़ता नहीं है वो घर से निकलते ही नहीं। सही। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए देखिए, बच्चे तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते, लेकिन उनके घर में जो वालिदैन हैं, नानी नानी दादा, ये लोग सब आपको बता रहे होते हैं कि फलाने बच्चे को ये पिला दो, और बच्चे के लिए पेन किलर्स कभी कभार बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड यू कैन हैव अ रिएक्शन टू दैट। नीलम, अब ज़रा वो जो हमने नफ्सियाती पहलू थोड़ा क्या था, आई थिंक कि खुद दवा ले लेने में कहीं ना कहीं एक सेल्फ एम्पावरमेंट की तस्वुर है कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना इलाज कर लेती हूँ। एक इल्यूजन है ना, बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि मेडिकेशन एंड सेल्फ के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? और उसके ऊपर अगर हम सेल्फ मेडिकेशन पर आते हैं तो इट्स ट्वाइस एज प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिविजुअल टू डू सो। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाने का एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये भी है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और खुदा न खास्ता कोई और मसला हो जाए, कोई और ऐसा वो डायग्नोसिस हैवी सा बता दे, एग्जैक्टली, तो इससे बेहतर कि नहीं इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं ये दवाई ले लेती हूँ, 3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तो ये वाली जो साइकी है इसको भी चेंज करना और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप करेक्ट डायग्नोसिस पे नहीं जाएंगे आप ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। पहले उस प्रॉब्लम की तशवीश करना कि आपको मसला है क्या, ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ से घबराना डरना जो भी है फेस तो करना ही है, अभी भी करना है, 2 साल बाद वर्सन कंडीशन के साथ भी करना है। तो इससे बेहतर है कि इसी वक्त आप किसी को डॉक्टर्स को आप अप्रोच। अच्छा, एक बड़ी स्ट्रेंज इसके अंदर हमने देखा है कि सेल्फ वैलिडेशन हम किस चीज़ में तलाश करते हैं कि जी अगर आपने ये इस तरह की गुफ्तगू आपके ड्राइंग रूम में हो रही है और घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको कोई मर्ज लाहक है या कोई लिंगरिंग सिम्टम है जो जा नहीं रहा, और आपने उसको बहुत पुश करके आप उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए, कुछ दवाइयाँ लिख के दी, वो बाकायदा उन टेस्ट को देख के कहते हैं कि जी ये देखा दवा तो मैं भी यही ले रही थी, डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया, टेस्ट करा लेते और टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई डिजीज निकले, जब नहीं निकलती तो हम कहते हैं देखा ये तो फजूल टेस्ट कराया। उम्मीद ये हमारा ये मेरे ख्याल में ये हमारी एक ओरिएंटेशन बन चुकी है कि वी एक्सपेक्ट द वर्स्ट और फिर हम सेल्फ वैलिडेशन तलाश करते हैं इन चीज़ों से कि देखा मुझे तो पहले ही पता था, मैं अकले कुल्लू। नहीं चले तो खैर शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ निकला नहीं। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रही थी तो जिन दिनों में बारिश हो रही थी तो एक खातून आई मेरे पास, बड़ी प्यारी सी पेशेंट है वो, तो वो आई, वो भी कहीं जा रही थी और मज़ार पे जा रही थी और उनकी मदर की हिस्ट्री थी उनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की। तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, सिम्टम्स सारी वही है, दिखाऊंगी तो कुछ निकल आएगा और वो सर्जरी कहेंगे, लिहाजा मैं मज़ार पे जाके मन्नत मान के आ जाती हूँ। तो कह रही आप मुझे कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं लिख के दे रही। तो कह रही मैं वहाँ से 2 दफ़ा जा चुकी हूँ, अब फिर तबीयत ख़राब हो रही है, अगर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको एक डॉक्टर रेफ़र किया कि आप उनके पास जाइए। कहने लगी नहीं ना, मैं डॉक्टर मैं सिर्फ आप मुझे कुछ बता दीजिए घर में कर लूँ और मैं वो पानी पी लूँगी दम वाला। खैर वो सफ़र ख़त्म हुआ, हम पहुँच गए। कुछ अरसे के बाद वो फिर मेरे पास इधर क्लिनिक आई, कहने की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके हस्बैंड उनको लेके आए, कहने की ये डॉक्टर के पास नहीं जाती। फिर मैंने बड़ी मिन्नतें की, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते आप डॉक्टर के पास चली जाइए, जब आपको मरना है आप उसी वक्त मरेंगी, कुछ होगा नहीं आपको। कहनी मैं दिखाऊंगी तो डॉक्टर सर्जरी कर देंगी और सर्जरी मैं करवाऊंगी नहीं, इससे कि मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई थी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो वो
इस कैंसर के खौफ से वो 3 साल से एक मर्ज लेके बैठी हुई है जो कि बहुत बढ़ रहा था और बहुत फैल गया, तो नजर आ रहा है कि वो फैल रहा है। अच्छा, बड़ा ये रेगुलर हुआ हुआ है। अभी हाल ही में आई ऑल्सो केम अक्रॉस समबडी जिनका ये मानना था जो डिनाइल में चले जाते हैं। अच्छा, ये डिनाइल की क्या वजह है, ये हम नीलम से जानेंगे कि आपको तकलीफ में भी आप हैं, आप सिम्टम्स भी देख रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आपका मर्ज बढ़ रहा है, कभी कभार वो ज़ाहिरी तौर पे हमें नजर भी आ रहा है कि मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन पेशेंट डिनाइल में है। ऐसे पेशेंट को किस तरह की इंटरवेंशन और हेल्प की जरूरत है, क्या उसकी थेरेपी होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, घर वालों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी याहिया बात कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखिए, इसका बहुत आपने इम्पोर्टेंट इशू उठाया, क्योंकि मैं आपको एक वाकया भी सुना सकता हूँ। एक अपने बहनोई का भी कि उन्होंने मतलब वो भी उनको एक प्रॉब्लम चल रही थी दर्द की, तो पेन किलर्स खाते थे रेगुलर। अब वो उनको ये अंदाजा है कि वो अपनी मर्जी से पेन किलर खाते गए और एट द लास्ट स्टेज पता चला कि उनका रेनल फेलियर हो गया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हो गई। तो ये सेल्फ मेडिकेशन इतनी खतरनाक चीज है। एक और मेरे सवाल मेरे जहन में उभरता है, क्योंकि एक तो आजकल मशवरे और इंटरनेट पे जो चीजें आ जाती हैं उस पर हम सोचे समझे अमल करने लगते हैं। एक तो इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह, ये तो आपको पता है एक एक चीजें रेमेडीज और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। सोशल मीडिया ने हमारी सेल्फ मेडिकेशन को बहुत बढ़ा दिया है और इसमें हमने गड़बड़ा दिया ना चीजों को, कि चाहे वो हर्बल टोटका हो, चाहे वो किसी मेडिसिन के बारे में बात हो, रूहानी इलाज हो, हमने सब चीजों को मिलू के उसका एक फॉरवर्ड बना दिया है कि वो किसी के पास भी पहुंचता है तो अपने पर लाजिम और मलजूम कर लेता है कि मैंने ये ट्राई जरूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया याया हमें कॉल करने के लिए। थोड़ा सा जवाब पहले लूंगी आपका, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। विल कंटिन्यू विद दैट। नीलम, अगर कोई शख्स हमारे इर्द गिर्द ऐसा है जो अपने मर्ज के हवाले से डिनाइल में है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन पहले मैं इनको एड्रेस करना चाहूंगी। पेन किलर्स की ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, पेन किलर्स को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे लेना सबसे ज्यादा हार्मफुल है, राइट। पेन किलर्स बेसिकली, पेन जब आपकी बॉडी में कहीं पर भी होता है तो इट्स एन इंडिकेशन कि कहीं कोई और मसला चल रहा है, आप उसको अटेंशन दें। पेन इज बेसिकली पे अटेंशन, राइट। तो आपने उस चीज को और डायग्नोज करना और सर्च करना है कि अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं उसके। हम क्या करते हैं, पेन हो रहा है, सरफेस लेवल पे पेन किलर खा ली, उस पेन को सप्रेस कर दिया। अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना, डोंट किल द मैसेंजर। तो वो जो पेन है वो बेचारा तो मैसेंजर है कि फलानी जगह पे कुछ तबाही मची हुई है, प्लीज उस पे अज़राए करम नजर डाल लें। लेकिन हम पेन को ही कहते हैं कि अच्छा तुम तो चले जाओ। हाँ, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, आई कांट लुक एट यू राइट नाउ। तो मैं बाद में जब ये चीज वर्सन हो जाएगी और जब पेन किलर्स भी अपना काम छोड़ देते हैं, तब हमें मजबूरन तौर पे जाना पड़ता है। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर में और मर्ज को डिनाई करने में इसमें क्या फर्क है? बहुत डिफरेंस है। देखिए, पहली चीज ये है कि डर क्यों लगता है असलियत को फेस करने से, राइट। इंसान की जैसे कह सकते हैं हम कि नेचर है कि हम वल्नरेबल फील नहीं करना चाहते, हम वीक फील नहीं करना चाहते। तो स्पेशली जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे या जितना उन्होंने संभाला हुआ होगा, हमारी मदर्स हो जाती है जो कभी मानती नहीं कि मैं बीमार पड़ी। लेकिन यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना जो आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सके, और मुश्किल या मर्ज को बिल्कुल ही डिनाई कर देना, उसकी हकीकत से इनकार कर देना, इसमें बहुत फर्क है। इस फर्क को जानना, वाजे करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अहम सवाल ये कि कभी कभार हमें कहा जाता है कि बड़े से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मर्ज आपको क्यों ना हो, आप अपनी विल पावर को ना लूज़ करें। और ऐसे मरीज़ों को हम जब मशवरा दे रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, एक बड़ी गलती जो हम ये करते हैं कि बजाय इसके ये कहने के कि भाई आप में ये हिम्मत है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आप इंशाल्लाह ताला इससे निकल जाएंगे, हम उसको डिनाइल की तरफ धकेल देते हैं। हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और यही वजह है कि इसकी एक जो शक्ल है, इम्प्लीकेशन है, वो हम ये देखते हैं कि लोग बड़े से बड़े मर्ज को भी बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाके उसका बाकायदा इलाज करवाएं, हम उसको भी साइड पे रख देते हैं। तो नीलम, हाउ शुड वी काउंसल दीज पीपल? उनको आप कैसे मशवरा दें कि यू नो हाउ शुड दे फेस इट? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। आप किसी और को दिखाना चाह रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल दिखाएं, लेकिन साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट।
और इसमें एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि हमारे यहाँ के जो जनरली डॉक्टर्स हैं वो थोड़े से अपफ्रंट होते हैं, वो फ़ौरन से कोई चीज़ देखेंगे, टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे और वो आपको फ़ौरन से बता देंगे ये इशू है, अब आपने ये करना है। पेशेंट के लिए वो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है कि अचानक से मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है दैट आई वाज नॉट रेडी फॉर। तो हमें वो एक गैप भी जो डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन और पेशेंट का जो परसेप्शन है उसके बीच में भी ब्रिज करना होता है कि हाँ ठीक है ये वाले इश्यूज हैं, इसको किस तरीके से पोलाइटली हम उनको व्हाट यू कॉल कम्युनिकेट। आपको लगता है कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं आपको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ पुश करते हैं उनमें, क्योंकि कई दफ़ा आप देखिए डॉक्टर्स का रवैया इतना रूखा और इतना आपको एक तरह से पुश ऑफ करने का होता है कि आपको लगता है, और बकायदा आपको कहा जाता है बस इतनी सी चीज़ के लिए आप लोग हमारे पास आ गए, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो वो कुछ कभी कभार उनका रवैया इतना तहज़ीक आमेज़ होता है कि लोग कहते हैं कि भाई दोबारा डांट पड़ेगी डॉक्टर साहब से, और ख़ास तौर पे जो हमारे बेचारे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग नहीं हैं तो कहते हैं चलो खांसी का शरबत ही पी लें, सिर्फ यही दवा ले लें, दैट्स इनफ। देखिए सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, शायद कुछ होते होंगे बट ऐसा नहीं है। ऐसे कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसने आपका ट्रीटमेंट तो करना ही है और कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा क्यों आए। हाँ, अगर कुछ भी नहीं लग रहा होता है तो समझाया ज़रूर जा सकता है कि भाई आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है या सिर्फ ऐसे कोई वायरल चल रहा है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब देखिए होता है कि हम समझ क्या रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, मैं कहना कुछ चाह रही हूँ, आपको समझा कुछ रही हूँ, लेकिन आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, आप एक माइंड बना के गए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने सिर्फ वही सोचना समझना है जो आपके दिमाग में चल रहा है। बेशक। तो आप उस डॉक्टर की बात को भी गलत ले जाते हैं या उस बात को भी गलत समझते हैं या उसको कहने के तहज़ीक आमेज़ समझना या पर्सनल ले लेना, पर्सनल लेना कह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप मेरे पास क्यों आए, डॉक्टर को तो फीस मिल ही रही है। ठीक है। कभी कभार हमारा खुद रवैया हाइपर हो जाता है ना, हम परेशान या तो बिल्कुल नहीं होते या बहुत ज्यादा हो जाता है, खास तौर पे कभी अगर हमारे वालिदैन का मामला हो, बच्चों का मामला हो, दैट्स व्हेन वी गेट अ लिटिल हाइपर। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यासीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी यासीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये है कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं जी और किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर किसी और चेन डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको जो आम मुराद हैं या स्पेशल मुराद भी हैं, सब में तमाम डॉक्टर एक जैसी मेडिसिन ही तजवीज़ करते हैं। ये जो चीज़ है ये हमें सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मोटिवेट करती है। तो इस सिलसिले में भी कोई डॉक्टर हमें यही नहीं बताता कि ये मेडिसिन आप खा रहे हो उसने ये गलत दी है, इससे ये साइड इफेक्ट है, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई बात नहीं बताते। हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच यासीन साहब हमें कॉल करने के लिए। मेरे ख्याल में ये वही रवैयों की जिक्र यहाँ पे हो रहा है नीलम, के कई दफ़ा हम देखते हैं कि यानी ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं वो कहते हैं अच्छा जी बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, बार बार जाने से हमें यही दवा दी जाती है, यही नुस्खा होता है, तो खुद ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अगेन आपने इसमें देखना होता है कि खुद से लेना ठीक है आपके बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हो सकता है कि उसकी बायोलॉजी डिफरेंट हो, वो किसी चीज़ों से एलर्जिक हो। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं पता होता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, क्योंकि हमारे हम ये देखें कि एक सिंपल सी चीज़, अगर जो मेडिकल कंडीशंस बड़ी कॉमन है, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर की हज़ारों मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं और हर एक की एक खास नौइयत की वजह से या तो उसकी इंटेंसिटी का फ़र्क है या फिर बाकी आपकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए आपको कोई और दवा दी जा रही है, लेकिन हम समझते हैं ये बड़ा सिंपल काम है। नहीं, अब देखिए इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि फार्मासिस्ट का अलग रोल होता है, राइट? ये एक पूरी साइंस है और आपकी जो वो एक गोली आप खा रहे होते हैं उसके पीछे उस डॉक्टर का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको 2 मिनट में देखकर दवा दे देता है, राइट? हमें ये भी होता है हम गए हैं अपॉइंटमेंट लेकर, उसने तो फटाफट देखकर हमें बस यही 4 चीजें लिख दी जो कि वो हमेशा लिखता है। इसके साथ जरूरी है फॉलो अप्स पे जाना। हम फॉलो अप्स पे जाना बहुत अवॉइड करते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा होता है कि 15 दिन बाद आपने आना है और मुझे बताना है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके डॉक्टर की दवा से आपकी वो कंडीशन रिजॉल्व हो गई, मिसाल के तौर पे बुखार बहुत शदीद था, तकलीफ थी, तकलीफ कम हुई, तो हम समझते हैं कि फॉलो अप तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो मसला था वो तो खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। वहां से हम सेल्फ मेडिकेशन करके चीजों को खराब करते हैं। या तो कभी कभार वो डोजेज जो आपको पूरा साइकिल रेकमेंड किया जाता है आपने वो कंप्लीट नहीं किया होता, या फिर कभी कभार आप ये करते हैं कि दवा तो पूरी ले लेते हैं लेकिन फॉलो अप या उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होनी है उसके लिए
आप जाना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, हामला ख़वातीन ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करना चाहेंगे, उनको बारहा कहा जाता है कि अपनी डाइट का, मेडिकेशन का ख्याल रखें, कुछ चीज़ों से इज्तनाब करें, लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते। क्या कहेंगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि जो अम्मा के बच्चे हुए थे, सास के भी हुए थे, तो आम सी बात है। जैसे अब हम लोग जो मना करते हैं अपने नेचुरोपैथी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, कहते हैं कोई दवा नहीं खानी, किसी भी तरह से नहीं खानी, सिर्फ डाइट के ऊपर आपने चलना है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट बेबी के बाद तो वो समझते कि ज़रूरत ही नहीं है, आखिर में चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बिकॉज टाइम कम रह गया, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, दवाइयाँ तो चले हमने लोगों को मना किया, अ लॉट ऑफ टाइम्स इसमें देखें पूरा माफिया इन्वॉल्व है, मनी मेकिंग हो रही है। सप्लीमेंट्स, हम बात कर रहे हैं उन दवाओं की, उन कैप्सूल्स की जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई ख़ास आपकी वीकनेस को देख के लोगों ने कहा कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं, फलाना सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लें, स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है, हाफजे के लिए ये बहुत अच्छा है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। ये दवाइयाँ नहीं, ये ओवर द काउंटर विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स हैं। इनको बगैर किसी रिकमेंडेशन के लेना कैसा है? बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए कि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। जी, आपको लग रहा है आपके बाल गिर रहे हैं, आपने एक विटामिन ले लिया है, कोई सप्लीमेंट ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ आपको कोई और इशू भी हो। बल्कि यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है उम्मे कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी विटामिन ए या डी की कमी है, जिसकी वजह से आपने समझा कि आपके बाल गिर रहे हैं, जब तक आपने इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं किया और आपने एडिशनल विटामिन ए एंड डी लेनी शुरू कर दी, हालांकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये आपकी कंडीशन को वर्सन करेगी, ये आपके बालों को और ज्यादा गिराएगी, क्योंकि वो ज्यादती की वजह से आप गिर रहे हो। एग्जैक्टली, कमी जो है उस कमी से नहीं, किसी और विटामिन की कमी की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं, या कोई और किसी और चीज की इंडिकेशन भी हो सकती है कि बाल जिस वजह से गिर रहे हैं, या आपकी स्किन खराब हो रही है, या कोई और मसला हो रहा है। लेकिन ये बड़ी कॉमन चीज आजकल बनती चली जा रही है उम्मीद, बिकॉज यूर अ हर्बलिस्ट एंड नेचुरोपैथी में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसी ओवर द काउंटर चीजें नेचुरल हर्बल के लेबल के साथ एक्चुअली स्टेरॉइड्स बिक रहे हैं और ओवर द काउंटर बिक रहे हैं, और बगैर ये सेल्फ मेडिकेशन है। बिल्कुल, ऐसे होता है कि अच्छा टीवी में बताया कुछ भी और ये तो नेचुरल, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप यूँ समझिए कि सौंफ है या इसबगोल है, उसका भी साइड इफेक्ट है। सही, उसकी भी डोज अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपके किचन में मौजूद है, तो उसका भी जब साइड इफेक्ट है, तो कोई भी हर्ब, जो भी नेचुरल कोई भी मेडिसिन है जिसको हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट, उसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती है। नीलम, एनी लास्ट थिंग्स यू वांट टू लीव आवर व्यूअर्स विद? बेसिकली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन में सबसे बड़ा जो डेंजर है वो है मिस डायग्नोसिस का। अगर मिस डायग्नोसिस हो जाएगा तो आपकी चीज़ें बेहतर होने के बजाय ख़राब हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, और थोड़ा सा जी अकल का भी इस्तेमाल कर ले। मैं अक्सर कहती हूँ, अभी हमने यहाँ पे किसी ने हमें कॉलर ने कहा था, सोशल मीडिया, किसी भी घरेलू चीज़ जो आपकी किचन कैबिनेट में मौजूद है, उससे में उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है जैसे मौत के अलावा उसमें हर चीज़ का इलाज मौजूद है। एप्पल साइडर विनेगर, सिरका लोगों को पिलाए चले जा रहे हैं कि सुबह सुबह पी लीजिए, रंग भी गोरा हो जाएगा, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा। इस तरह के लाइफ हैक से अपने आप को बचाइए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कॉज यू मोर डेंजर देन बेनिफिट। थैंक यू सो मच उम्मे एंड नीलम फॉर बीइंग हियर। आखिर में एक दफ़ा फिर कहना चाहेंगे, कन्वीनियंस अगर आप चाहते हैं जी, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है, ग्रोसरी से और कुकिंग से दूर रहना चाहते हैं, 1 सितंबर से लेके अभी तक फूड पैंडा की ज़बरदस्त डील्स ऑन हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं और एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स और क्यूजीन्स में से चॉइस कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।